नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी, जो इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व सैनिकों का विभाग है उसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज चैनल में और हमारे कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। आप आर्मी से जुड़े रहे हैं, अब कांग्रेस से जुड़े हैं। हालांकि अगर जब हम बात करते हैं डिफेंस सर्विसेज की, तो वो जनरली पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में। हालांकि अब नई सरकार बन गई है, आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, जो एक माहौल बना था, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनके बेटे जो सांसद हैं नकुलनाथ, उन्होंने तो कह दिया था कि 7 दिसंबर को उनका शपथ ग्रहण भी होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं पूरे इस चुनाव को? देखिए, मैं 5-6 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। बेसिकली अपने जवानों के लिए आया था, और अभी इस इलेक्शन में, इससे पहले वाले इलेक्शन में भी मैंने पूरा पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर मैं बहुत सारी जगहों पर गया हूँ। मैंने लोगों के अंदर जोश देखा है। पिछली सरकार ने जो कुछ भी नाकामियाँ थी, पिछली सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ाई हुई थी, पिछली सरकार के अंदर रोज़गार नहीं थे, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, जनता उससे बहुत गुस्सा थी। और हम देख रहे थे कि हम अपनी जिन भी सभाओं में जाते हैं, हर किसी में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लोग आ रहे थे। और उधर बीजेपी की सभाओं के अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम थी। लोग हमारे साथ थे, उत्साह के साथ थे। और उससे पहले जितने भी रिजल्ट्स आ रहे थे, जो प्रेडिक्शंस हो रहे थे, वो सब कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है। ये अचानक कैसे चेंज हो गए? प्री पोल्स में आ रहे थे, प्री पोल्स में आ रहे थे, प्री पोल्स को बढ़त थी, लेकिन जब एग्जिट पोल्स आए तो उसमें सब बीजेपी को बढ़त। एग्जिट पोल भी जो आए वो बिल्कुल 3-4 दिन पहले आए। और अभी आप देखिए कि वो एग्जिट पोल का जो भी आपने देखा है, जो भी चैनल्स हैं, जैसा भी दे रहे हैं, वो एग्जिट पोल थे। मैंने ग्राउंड के ऊपर लोगों को देखा हुआ है। और ये अनबिलीवेबल है कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हार जाए। ज़रूर कोई ना कोई कारण है, और इसका कारण मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करने के तरीके के ऊपर है। जैसे कि आप ईवीएम के ऊपर लेते हैं, ईवीएम मतलब हो सकता है एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जिसकी वजह से ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हों। और ईवीएम क्या होता है, मैं आपको ईवीएम के बारे में बताता हूँ। आई एम ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। यूएस में मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है, कलाम साहब के साथ भी मैंने उसके अंदर काम किया। ईवीएम क्या है? एक काउंटर है छोटा सा, कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, 10 कर दिए, जितनी बार आप जो दबाएंगे वो उसके अंदर काउंट होता जाएगा। बेसिकली दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर। लेकिन ये जो छोटी सी सॉफ्टवेयर है, जो छोटा सा चिप है, आज हम जितनी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं, इस चिप के अंदर कोई भी और सॉफ्टवेयर ऐड की जा सकती। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई भी, मतलब आजकल तो कॉलेज के स्टूडेंट ये लिख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आया, आप चाहें तो इस वाले पिक्चर के अंदर से 20% जब आप रिज़ल्ट निकाल लें तो इसके अंदर चले जाएँ, इसके अंदर से इसका ऐसा कुछ हो जाए। और ये सारी सॉफ्टवेयर उसके अंदर लिखी जा सकती हैं, जो बहुत आसान है करना, और उसके अंदर चिप के अंदर उसका पार्ट बन सकती हैं, अगर कोई इंटेंशनली ऐसा करना चाहता है तो। और आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो हम चिप लिख रहे हैं, ये अभी 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद ये इसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर हावी होगी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है तो इतना बड़ा चुनाव, इतना बड़ा देश का, प्रदेश का भविष्य हम इन खिलौनों के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे ये बताइए, अगर ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है तो कई बार कई इलेक्शंस तो कांग्रेस भी जीती है। देखिए, जो कांग्रेस जीती है उसमें अगर आपने मान लो कह दिया कि ये 25% वोट जो है इसके इधर चले जाएं, अगर इतने ज़्यादा वोट आए तो भी जीत सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप सारी ईवीएम को ना करें, एक प्लान करके जिसके हाथ में है, ईवीएम किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में, या उनके पास भी सरकार की तरफ से ही आती है, जहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ से चिप्स आते हैं, उनके अंदर क्या लिखा जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी और को भी दें तो वो भी ये सब कुछ करवा सकता है। तो जब हमें डाउट है और ऐसा हो सकता है, तो हमें इन चीज़ों को, और उसके बाद पता नहीं कितनी हज़ार कंप्लेंट उनको की गई हैं। यहाँ पर सब लोग बैठे, उन्होंने साइन किए कि ये इस पूरी ईवीएम के अंदर 800 वोट्स हैं, जब काउंटर के ऊपर जाती है तो 830 निकलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ने कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो हमें अभी इमीडिएटली एक इलेक्शन से हम सीख गए जो कुछ हमें करना है।
या तो उसका दोबारा भी और हम देख सकते हैं अगर हम सब कंप्लेंट को देखें, या कम से कम हम इमीडिएटली इसका यूज़ रोक देना चाहिए, वरना इस तरह के परिणाम आते रहेंगे और ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब लोकसभा 2024 है। मैं आपको बहुत एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी का मैं लोकसभा इलेक्शंस भी देख रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा तरह से मैनेज करके एक ऐसा हवा बना करके ये सब हो रहा है। पहले इलेक्शन के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था 15-15 लाख रुपए देंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, और बाद के अंदर आपने देखा कि वो बता दिया कि नहीं ये तो जुमला था और इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा इलेक्शन आया 19 का, 19 के अंदर पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो आर्मी के ऊपर बेस्ड था। पहला उन्होंने कहा कि भाई जो है पुलवामा अटैक हो गया, पुलवामा अटैक का जबकि आज तक पता भी नहीं चला कि क्यों हुआ। उसके बाद बालाकोट हमने स्ट्राइक कर दी, फिर हमने बोला हम अंदर घुस के मारेंगे, फिर हमने उसके नाम पर वोट मांगे, और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। आपने पता है ना सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मैं आपको और ध्यान से बता सकता हूँ, बट वो हमने किया। वो इलेक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद भी हमारे कितने लोग जवान अभी मरे आपने देखा होगा, कितने ऑफिसर्स एक्सपायर हुए, उसके बाद कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, उसके बाद कभी इसके बारे में कोई नहीं आया। ये सब इलेक्शन के टाइम तक सब कुछ इस तरह से बताया गया था। और मैं आपको सर्जिकल स्ट्राइक का भी एक पॉइंट बता दूं, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है। जो हमारी ग्लासी ऑफ मिलिट्री होती है जिसमें आर्मी की एक एक चीज़ के बारे में लिखा रहता है, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक कहीं नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऑपरेशन तो है, इसे हम रेड के नाम से करते रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि ये यूएस का नाम था उसको हम लेकर के आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक हमने की। दूसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक की या रेड की जो हम कहते हैं, ये एक बहुत छोटा ऑपरेशन है। जनरली ये ऑपरेशन सेक्शन प्लेटून लेवल पे किया जाता है, मतलब जनरली 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, बहुत ज़्यादा हुए तो 30 लोग, क्योंकि ये एक बहुत सीक्रेट ऑपरेशन होता है। जब आप जाते हैं दुश्मन की जगह पे जाते हैं, उसको तहस नहस करके वापस आ जाते हैं, उसके आपके जाने से पहले तक वहाँ पर पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता नहीं चलना चाहिए तो स्ट्रेंथ कम होती है, सरप्राइज होता है, और इससे बड़ी बड़ी हमने लड़ाइयाँ जीती हैं। मतलब 71 वार के अंदर हमने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वार बनाए थे। उस समय हमने इसके लिए इलेक्शन के लिए उसका वोट नहीं मांगे, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है वो इस तरह से कर दिया गया था जैसे कि मतलब देश के अंदर उसके अलावा जो भी कोई उसके बारे में बात करता है वो देशद्रोही है और बाकी यही लोग सब देशभक्त हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब ये बताया गया था कि आपने कहा बालाकोट के अंदर हमने स्ट्राइक की, बालाकोट के अंदर कितने लोग मरे ये किसी चीफ ने नहीं बताया, किसी डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने बताया कि 250 से 350 लोग हमने मार दिए। दूसरी बात, लोगों ने पूछा उसके ऊपर प्रूफ मांगे। सर्जिकल स्ट्राइक या रेड के अंदर प्रूफ लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं, इमीडिएटली उनको मार रहे हैं, मार के आ रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अपना मोबाइल या कुछ उठा करके और कुछ का प्रूफ ले ले। लेकिन जहाँ बालाकोट स्ट्राइक होती है उसके अंदर अभी हमारे पास में सैटेलाइट है। आपने देखा होगा चाइना का जो गैलवान के ऊपर वो है, एक एक गाड़ी का नंबर बता दिया। अगर एक इतनी बड़ी स्ट्राइक हो रही है तो सारे सैटेलाइट हमारे काम कर रहे हैं, हमें मालूम वो कहाँ जा रहे हैं, किसको मार रहे हैं, कितने लोग मार रहे हैं, वो कुछ नहीं पता। लेकिन उस पूरे को ऐसा माहौल बना दिया गया कि पूरा का पूरा लोकसभा इलेक्शन जो है वो उस माहौल के अंदर लड़ लिया गया और जीत लिया गया। और अभी जो है आज वो खत्म हो गया, आर्मी खत्म हो गई। आर्मी के ऊपर क्या क्या स्कीम चल रही है अभी अपन बात करेंगे, वो सब चीज़ें खत्म। अभी आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, उनके बारे में सोचने का नहीं है। अब हम धर्म के ऊपर आ गए, मंदिर के ऊपर आ गए। अब हम ऐसा एनवायरनमेंट बना देंगे कि सारा का सारा जो है वो लोग इसके ऊपर चलेंगे और इसके बाद फिर तीसरी बार अगली बार हम किसी और चीज के बारे में मुद्दे पे चले। आप कह रहे हैं बीजेपी एक मुद्दा हर बार लोकसभा से पहले लेती है और उसको राजनीतिकरण करती है, जो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो अभी जो राममय हो रहा है, जी हाँ, पूरा बिल्कुल पूरा भारत राममय कर रहे हैं। जी हाँ, तो आप इसके भी मेरा कहना सिर्फ ये है कि मतलब बहुत अच्छी बात है, सब लोग हर देखिए, पहली बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति के लिए धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी उसका धर्म हो, धर्म इंपॉर्टेंट होता है। और फौजियों के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए होता है हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, सुबह मंदिर की मतलब परेड होती है, हर एक आदमी जाता है। हमें भगवान से बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता रखना पड़ता है, क्योंकि हमें कल का भरोसा नहीं है। एक गोली आती है, वो साइड से निकल जाती है, ऊपर वाला हमें बचा लेता है, आके हमें भी लग सकती है। तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा हो। दूसरे आर्मी के अंदर अगर आप देखें आर्म फोर्सेज में, तो हमारे धर्म स्थल होते हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम मतलब जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एक जगह के ऊपर बड़ी फॉर्मेशंस के अंदर होते हैं और हर एक का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ ये मान के चला जाता है कि आप जो भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपका जो भी धर्म है, अपने घर पर आप उस धर्म को ज़रूर मानिए। पर जब अपने ट्रुप्स के साथ में, जो अपनी यूनिट के साथ में, तो जो यूनिट का धर्म होता है वो अफसर का धर्म होता है, कमांडिंग अफसर का धर्म होता है।
अगर एक कमांडिंग अफसर मुस्लिम है और अगर मान लीजिए जन्माष्टमी हो रही है तो सीओ साहब जो है वो उसकी पहली आरती उतारेंगे, या ऐसे इस तरह की चीज़ें चली जाती हैं। तो ये जो है मतलब धर्म जो है सेक्युलरिज्म को फॉलो, सेक्युलरिज्म भी कह लीजिए या धर्म कह लीजिए, धार्मिक होते हैं सब, अंदर से हम मतलब सबके सब होते हैं, लेकिन उसको जो है जैसे पहले हम कहते थे कि सेना का राजनीतिकरण मत कीजिए, आज हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म का राजनीतिकरण मत कीजिए। उसके ऊपर आप मतलब एक जो चीज़ें बना करके कोशिश कर रहे हैं उसी को बार बार कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े मुद्दे बचे हुए हैं अभी, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजनेस ठप होते जा रहे हैं, काम नहीं मिल रहे हैं, बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन सब मुद्दों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा कुछ कर लेंगे और ये जनता जो है और जो देश है वो और पीछे से पीछे होता जाएगा। तो अभी हमें लोगों को ये बताना है कि भाई देखो ये जो है तुम ज़रूर, हम जाएं मंदिर में, जाएं आप वहाँ पर जाएं, जाना है तो उधर करें। और ये टाइम देखिए, अभी मंदिर अभी बना भी नहीं है, इसको प्रीपोन करके जल्दी से कर रहे हैं जिससे कि इसका इस्तेमाल इसके इलेक्शन के लिए किया जा सके। हमें इन बातों को भूलना होगा, निकालना होगा, जनता को, पब्लिक को इन बातों को समझना होगा, वरना हमारा देश कहाँ से कहाँ चले जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। जी, काफ़ी सारी गंभीर बातें आपने बताई है। अग्निवीर योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैडम, ये अग्निवीर योजना है ना, ये बहुत बड़ा डिटेस्ट्रेस है फौज के लिए। अभी देखिए आप अग्निवीर में क्या है कि आप मतलब अग्निवीरों को ले रहे हैं 4 साल के लिए, 4 साल के बाद में 25% आप रखेंगे, 75% आप बाहर कर देंगे। पहली बात तो जो हमारी आर्मी है, आज हमारे पास में जो PBOR जिनको हम कहते हैं, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, मतलब JCO जवान जो हैं, करीब 13 लाख हैं या 12 लाख कुछ हैं। उसके अंदर से अगर ये स्कीम चलती रही और हर बार हम सिर्फ 25% रखें तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद में हमारे पास में जो परमानेंट जवान हैं, जो परमानेंट लड़ाकू लोग हैं, वो सिर्फ 25% है ना, हर साल के अंदर कम होते जाएंगे। 75% जो है वो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होंगे, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं है, उन्हें मतलब शहीद का दर्जा नहीं है, वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आज जो है हमारे विश्व के अंदर बेस्ट आर्मी USA, रशिया है, चाइना है, लेकिन बेस्ट लड़ाकू इंडियंस हैं। जितनी लड़ाइयाँ हम लोगों ने, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स जाकर के लड़ते हैं अपने जान की परवाह किए बिना, और कोई देश का भी जवान या जो फौजी हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। आप देखिए जो अभी हमने जो लड़ाई लड़ी 91 में कारगिल वार लड़ी है, कारगिल में दुश्मन ने पूरी चोटियों पर कब्जा कर लिया था, और वहाँ लड़के जाकर नीचे से जाना, जाकर उनसे लड़ना, उनको वहाँ से निकालना, ये मतलब जाने से पहले हर एक को पता था कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, और उसके बाद भी हमने सारी चोटियाँ वापस ली। ये किसी मतलब छोटे उसका काम नहीं है। जब आप पास 75% लोग जो हैं पीछे खड़े होंगे और जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो आप लड़ाइयाँ जीत पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, 4 साल के बाद में ये लोग वापस आएंगे और बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, 75% हर साल आते जाएंगे। 1 लाख ले रहे हैं, 75,000 आ गए। अब इनको कहाँ से आप नौकरी देंगे? जितने लोग अभी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अभी जिनको कि जॉब नहीं मिल रहे हैं, जो बेकार हैं, जिनके पास में 17 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको पूरी नॉलेज है, जो फिट हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप इनको क्या करेंगे? और ऐसे जो है बेकार लोग बहुत बढ़ते जाएंगे, इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अग्निवीर आप कहते हैं उनको 11,70,000 या 12 लाख रुपए जब वो वहाँ से आएंगे तब मिलेंगे। उस 12 लाख में से आधे पैसे तो उनके अपने, जो अभी उनको कम पे मिल रही है, 20,000 मिल रही है कंपेरेटिव टू 40, उसमें से उनके पैसे काटेंगे और ये पैसे उनको देंगे। और 12 लाख रुपए का एक नौजवान जिसने अभी मतलब जिसको और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, 12th पास करके गया है, उससे क्या क्या कर लेगा? कौन से बिजनेस खोल लेगा? कौन सी जगहों पे अपनी ज़िंदगी वो कर लेगा? उसके बाद अभी उसको शादी करना है, दूसरे काम करना है, दिस इज़ नथिंग। और जो है उसके लिए भी फिर और कोई जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने और तो कुछ किया ही नहीं, और जो काम उसे आता है उसके ऊपर आपने उसको रखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो एक बहुत ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा इस स्कीम के लिए। और दूसरी बात, अभी जनरल नरवणे की बुक आई है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है, उसमें बताया है कि जब ये स्कीम आई इसमें तो तीनों चीफ शॉक थे। मतलब नरवणे तो फिर भी बोल रहे थे कि हम चलो मतलब आर्मी के लिए 25% तक सोच सकते हैं उनको निकालने के लिए, लेकिन वो दोनों तो इसके लिए भी तैयार नहीं थे। और PMO से वहाँ से ये आया। तो आप जो काम कर रहे हैं फौज के लिए, वो फौज के जो चीफ हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इसके ऊपर बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, उनको डांट में रख करके कर रहे हैं। उन्हें बता भी नहीं रहे कि क्या होने वाला है।
तो आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? और यही फौज के लिए कल आप वोट मांग रहे थे, आपने इलेक्शन जीत लिया पूरा, इतनी सारी 300 कितनी आपकी सीट्स आ गई उसके अंदर, और आज जो है वो आपके लिए इतनी खराब हो गई कि आप उसकी इतनी भी चिंता नहीं करना चाहते। तो इन आर्म फोर्सेस का क्या होगा? ये बहुत बड़ा, इसको तो मेरा कहना तो ये है, गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिकमेंडेशन है कि इसको इमीडिएटली ख़त्म करिए, और जो अग्निवीर आपने भर्ती कर लिए हैं उनको परमानेंट करिए, उनको अपनी फ़ौज का हिस्सा बनाइए, जिससे कि वो लोग जो हैं वो काम कर सकें और एक बहुत बड़ी समस्या से हम निजात पा सकें। मैं बात करना चाहूँगी राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा पे। पहले भी उन्होंने निकाला था भारत जोड़ो यात्रा, अब दूसरा यात्रा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हालांकि वो हर बार कहते हैं कि ये राजनीति से मत इसको जोड़िए, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पर्सन हैं, वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो राजनीति तो आ ही जाती है। देखिए अभी क्या है, राहुल गांधी जी, मतलब मैं उनसे मिला हूँ और बहुत ही समझदार आदमी है, ये बात अलग है। बहुत सारे मतलब मीडिया ने, दूसरे लोगों ने, बीजेपी ने उनको बहुत उनकी इमेज गिराने की कोशिश करी है, बट ये जवान जो है ये किसी की चिंता नहीं करता, कोई इमेज गिराए, कोई कुछ करे, ये अपने काम से काम रखता है। और ऐसी यात्राएं जो हैं वो जन जन तक जाकर के उनको असलियत बताना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो दूसरी चीज़ें चल रही हैं, उससे लोग कुछ समझ ही नहीं पाते, समझते हैं यही सच है। जब राहुल गांधी जी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी बातें कहते हैं, देखते हैं और दूसरी पूरी दुनिया को दिखाते हैं क्या हो रहा है। जैसे मणिपुर में गए, उन्होंने बताया देखिए यहाँ क्या है, दूसरी जगहों पे जाते हैं, बोलते हैं देखिए क्या हो रहा है, और उसके बाद उन लोगों से बातें करते हैं, वो लोग उनके साथ आते हैं। इस देश को ऐसी यात्राओं की अपनी धरातल पर वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और राहुल गांधी इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लगातार जो उनके कलीग्स हम कह सकते हैं या सहयोगी हैं, लगातार कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। देखिए ऐसा होता है पॉलिटिक्स के अंदर, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब लोग जो हैं अपना फ़ायदा देखना शुरू कर देते हैं। लोगों ने देखा हर एक को अपना मिलता जाता है ना। राहुल गांधी ने अगर कोई मिनिस्टर बनना होता तो मनमोहन सिंह की इतनी बड़ी सरकार थी, कभी भी मिनिस्टर बन सकते थे। उसके बाद में सेकंड टर्म में अगर वो पीएम के लिए भी कहते तो शायद कोई रोकता नहीं उनको, बट उन्होंने उस समय ऑर्गेनाइजेशन को, देश को ज़्यादा महत्व दिया। और आज भी जो बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में भी, आपने इसमें देखा, विधानसभा इलेक्शन में देखा, कितने सारे लोग कांग्रेस में जुड़े, कितने सारे लोग बीजेपी से वहाँ करने के लिए आए। कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई सच्चाई तो दिखी होगी। और ये सब मैडम चलता रहता है पॉलिटिक्स के अंदर, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और इनको हमें उसी स्टेज पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो लोग वहाँ पर बढ़ रहे हैं, हर एक आदमी जो है वो राम नहीं होता, हर एक आदमी जो है वो उस तरह से नहीं आता है सब, और हर एक में अपने अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। हम इनकी कोई चिंता नहीं करते। जो लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनका वेलकम है। जो चीज़ों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, इन्वायरमेंट को देख के डर जाते हैं, लोगों की मतलब सख्तियाँ देख के डर जाते हैं, तो अगर वो छोड़ते हैं या कोई फ़ायदा देख करके चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हमारे पास अच्छे यंग और आएंगे लोग। बीजेपी का नारा है, लगातार बीजेपी के जो नेतृत्व है वो कहता रहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत। आपको लग रहा है कि उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? मैं ये जो बना रहे हैं, पहली बात तो कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, कहाँ से मतलब सालों से ये सब कुछ करते हुए आ रही है, और उसके अंदर इतना सारा देश को आज़ादी दिलाई, बड़े बड़े लोग हुए। कांग्रेस मुक्त भारत को ये बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये जो और जिस डायरेक्शन के अंदर ये लोग जा रहे हैं, जिस तरह से आज न्याय यात्रा निकालना पड़ रही है राहुल गांधी को, इसका मतलब अन्याय कर रहे हैं। तो जो अन्याय ये कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे करके ये खुद ही टूटते जाएंगे और एक दिन अपने इतना ज़्यादा वेट हो जाएगा कि ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो कांग्रेस तो कभी ख़त्म हो नहीं सकती। कांग्रेस एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के अंदर देखिए अच्छे बुरे लोग कभी आते जाते रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस रहेगी, बहुत अच्छी तरह रहेगी, और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस फिर अपने शीर्ष स्थान पर बैठेगी, और जो कुछ गलतियाँ इन लोगों ने की होगी उसको ठीक करेगी, दुरुस्त करेगी, और देश को आगे ले जाएगी। आप अध्यक्ष हैं, जो पूर्व सैनिकों का जो विभाग है, तो इसको बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? कांग्रेस ने इसको बनाया, बाद में बीजेपी ने भी फॉलो किया, अडैप्ट किया। मैडम क्या हुआ है कि जैसे मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ, जब मैं रिटायर होकर के आया तो मैंने पहले तो 2 साल एक कंपनी के अंदर मतलब एक ऐसे डायरेक्टर मुंबई में काम किया, मेरी डायरेक्टर भी वहीं थी, बट मैं भोपाल का ही रहने वाला हूँ, मैंने से इंजीनियरिंग किया है, मैं अपने आप को यहीं सेटल करना चाहता था। यहाँ आने के बाद मैंने सोशल काम शुरू किए, एक ऑर्फनेज को ज्वाइन किया, और मैंने एक वर्दी करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री सारे लोगों को इकट्ठा किया कि उनकी कोई समस्याएं होंगी तो उन्हें देखेंगे और उनके साथ मिल करके बहुत सारे सोशल वर्क करेंगे। आई वॉज सरप्राइज कि इतना ज़्यादा
मतलब जो जवान वहाँ हमारा सब कुछ अपना दे करके आते हैं, उनको आने के बाद देखने वाला कोई नहीं है। कितने पुलिस केस झूठे इनके ऊपर चला दिए जाते हैं, जैसे ही आते हैं लोग उनको पकड़ लेते हैं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, उनके पैसे ले लेते हैं, गलत सलत रजिस्ट्रियाँ करवा देते हैं, कुछ ना कुछ उनका ज़मीनें ले लेते हैं। इतने साल बाहर रहते हैं तो लोग उनकी ज़मीनें जोत लेते हैं, अपने घर वाले उनका साथ नहीं देते हैं। और उसके बाद में एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जिसको कि हम कहते हैं कि सोल्जर बोर्ड करके है, उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो थोड़ी बहुत मदद करता है। तो इनको मदद की बहुत ज़रूरत है, और जब इनको मदद की ज़रूरत है तो हमने पाया कि इनको भी अभी आ जाने के बाद में ये मतलब देश से, सेना से रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी इनमें दम है और ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स में आने के बाद में ये एक अच्छा मैसेज लोगों को दे सकते हैं। तो इसलिए मैं खुद भी पॉलिटिक्स में आया और मेरे साथ में बहुत सारे लोगों को भी लेकर के आया जो आगे आने वाले समय में एक अच्छी राजनीति इस देश को देने की कोशिश करेंगे। वन रैंक वन पेंशन की अक्सर बात होती है, तो उससे कितना फ़ायदा हुआ है? देखिए क्या हुआ था, वन रैंक वन पेंशन मतलब हर एक जगह के ऊपर सारी कंट्रीज़ के अंदर आर्म फोर्सेस को दी जाती है। और उसका मतलब ये होता है कि जिस समय आप रिटायर हुए उस समय के हिसाब से जब भी कभी आपके पे सैलरीज बढ़ती हैं, उसके हिसाब से जो पेंशन आपके रैंक के दूसरे लोगों को मिलती है वो पेंशन आपको मिलना चाहिए। अदरवाइज़ ये होता है कि लोग कई साल पहले रिटायर होते हैं और अपने को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। तो ये पहले से पहली गवर्नमेंट चल रहा था, उसके साथ थोड़ा बढ़ता जाता था, काफ़ी टाइम से ये डिमांड चल रही थी। उसके बाद मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सभा की थी हरियाणा के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने बोला था कि ये वन रैंक वन पेंशन हम आप लोगों को वैसे ही दे देंगे। लेकिन जो वन रैंक वन पेंशन दी गई उसमें बहुत सारी मतलब विषमताएं थी। जो दिया गया और जो मांगा गया उसमें बहुत अंतर था। और उसके बाद में कई बार ये लड़ाई मतलब वहाँ से जब से देने के बाद से कई सालों तक ये लड़ाई जो है वो जंतर मंतर के ऊपर चलती रही। फिर उन्होंने कुछ किया तो उसमें उन्होंने ऐसे वो डाल दिए कि जो हमारे कई जवान थे उनकी पेंशन्स को ऐसा बाद में किया गया कि वो और भी कम हो गई जो पहले से थी। तो उन सब बातों के ऊपर अभी भी जंतर मंतर के अंदर मतलब आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि इसको उन्होंने कह दिया कि ये तो आपके ऑफिसर्स जो हैं इन लोगों ने ऐसा कर दिया। जो वैसा करके आया था उसके अंदर कई रैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विषमताएं थी। जैसे मेजर जनरल को जो है ब्रिगेडियर से कम मिल रही थी, या कभी कोई ऑनरी कैप्टन है उसको अपने मतलब ऊपर वाले रैंक से कम, नीचे वाले रैंक से कम मिल रही थी वगैरह वगैरह। तो ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई और सब चाहते हैं कि जैसा वन रैंक वन पेंशन का पहला ड्राफ्ट दिया गया था जेटली जी के सामने, वैसा ड्राफ्ट उनको मिलना चाहिए। और ये मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्म फोर्सेस को सपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। चाइना को लेकर बहुत बात होती है कि चाइना ने इन्वेड कर दिया है, हमारी जो सीमाएं हैं हमारे कंट्री के अंदर आ गया है। हालांकि उसको डिनाई किया जाता है, हर वक्त सेंटर उसको डिनाई करता है। आप क्या कहेंगे? आपने देखा है मतलब गलवान के अंदर सब जगह के ऊपर करके, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई चाइना जो है उसने काफ़ी एरिया हमारा उस जगह के ऊपर ले लिया है जहाँ पर कि पहले हमारे कॉमन एरियाज़ थे, जहाँ पर दोनों लोग पेट्रोलिंग करते थे, वो उससे आगे आ गए हैं। आगे आकर उन्होंने वो ले लिया है। लेकिन क्या होता है कि इन सब चीज़ों के अंदर मतलब जब तक गवर्नमेंट का प्रॉपर स्टैंड नहीं हो, प्रॉपर चीज़ें बताई ना जाएं या कहीं और से हमें पता चलती हैं, मतलब जो जनरल इंप्रेशन है, जो लोगों को पता है, उस हिसाब से उन्होंने हमें इन्वेट करके हमारी जगह ली है। लेकिन अभी सरकार मना कर रही है, नहीं ली है। तो इसका अभी तरीका तो यही है कि वहीं बॉर्डर्स के ऊपर, और सरकारें जो मतलब सेनाएँ होती हैं, सेनाएँ जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। हमारी जो डेमोक्रेटिक हमारा जो कंट्री है उसकी सेनाएँ हैं, तो वो वही कहना मानती हैं जो कि गवर्नमेंट बोलती है। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, वो उसका कहना मानते हैं। तो वहाँ से भी कुछ आने की संभावना नहीं है कि वो हमें बताएं कि भाई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी हम सिर्फ वैसे ही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। और बट एक ना एक दिन चीज़ें जो है वो खुलकर वो सामने आएंगी ही। आपने सबकी बात को अपना समय दिया। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका जो चैनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, बहुत बड़े बड़े लोगों को आप बुलाते रहते हैं। मैं दर्शकों से जुड़ा रहना चाहूँगा। आज एक छोटे से उसके ऊपर मैंने बात किया है, और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। और दर्शकों को सिर्फ एक बार बताना चाहूँगा कि देखिए देश आपका है, मतलब बहुत सारे लोग, और आप बहुत इम्पॉर्टेंट इस देश के मतलब एक सेगमेंट है। पूरा देश आपके ऊपर डिपेंड करता है। देश के अंदर इंटरेस्ट लीजिए, सोचिए, देखिए कौन ठीक कर रहा है, कौन ठीक नहीं कर रहा है। इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा मत करिए। और आपकी चैनल जैसे लोगों से बुलवाती है, आपके थ्रू उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएं अगर वो कुछ और करके करता है। और एक सही जगह के अंदर, सही उसके अंदर जाना चाहिए।
तो हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और हर एक को इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो लोग आपकी चैनल देखते हैं उनको मैं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस काम को करते हैं और आपकी चैनल की जो रेपुटेशन है वो और आगे बढ़ती जाए। मैं इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल का टैगलाइन भी है कि देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। आप भी देश की चिंता कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दर्शक, जय हिंद। तो दर्शकों, हमने बात की मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी से। उनका ये मानना है कि चूंकि इतनी सारी समस्याएं हैं डिफेंस फोर्सेस के जो पर्सनल हैं, इसलिए वो राजनीति में आए और उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे चैनल से शेयर की। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।